गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। एक फॉर्मल स्ट्रक्चर इंडिया में बैंकिंग का किस तरीके से स्टार्ट हुआ, उससे पहले इनफॉर्मल तरीके से इंडिया में बैंकिंग होती थी। इनफॉर्मल तरीके से मतलब है जैसे मनी लेंडर्स होते थे, गांव के साहूकार लोग होते थे, वो क्या करते थे, जिनके पास सरप्लस कैश होता था गांव में, वो मनी लेंडर्स के पास डिपॉजिट करते थे। और मनी लेंडर्स जिनको कैश की कमी है, डेफिसिट ऑफ कैश में है, उन लोगों को मनी लेंडर्स बेसिकली लोन देते थे और रेट ऑफ इंटरेस्ट मनी लेंडर अपने हिसाब से डिसाइड करते थे। तो वो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाता है बैंकिंग का। अब फॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल रहा है लंबे टाइम तक। तो 1770 में सबसे पहले एक फॉर्मल जो बैंकिंग स्टार्ट हुआ 1770 में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने स्टार्ट किया था। ये यूरोपियन लोग थे जिन्होंने बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्टार्ट करा और ये 1832 तक चला। तो 1832 में लिक्विडेटेड हो गया था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1832 में बंद हो गया था। तो उसके बाद 1770 के बाद अगर हम बात करें तो 1809 में ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करा प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल। ये ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करा प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल। प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल जो था 1806 में, अर्लियर इट वाज प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कैलकाटा। इसका जो पुराना नाम था वो प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कैलकाटा था, एस्टैब्लिश्ड इन 1806 में। मतलब ये 3 साल पहले 1809 में वो प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल बना, लेकिन स्टैब्लिश 1806 में हो गया था इस नाम से, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कैलकाटा। ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करा था। ब्रिटिशर्स मींस ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय इंडिया में रूल कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन्होंने स्टार्ट करा था। और क्यों स्टार्ट करा था? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली बंगाल से उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट करा था और ट्रेड करते हुए पेमेंट्स इशू होते हैं। तो बहुत सारे पेमेंट्स को लेकर प्रॉब्लम थी, कैश हैंडलिंग किस तरीके से होगी, तो उन्हें बैंक की जरूरत थी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी जो उनकी कैश हैंडलिंग करे, अकाउंटिंग करे। तो तब ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल स्टार्ट करा था और प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल ने अपने करेंसी नोट भी प्रिंट करना स्टार्ट करे थे। इससे पहले भी अगर हम करेंसी नोट की बात करें तो 1770 में जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने स्टार्ट करा था, तो वो भी करेंसी नोट अपने प्रिंट करते थे। ठीक है, तो ये भी करेंसी नोट प्रिंट कर रहे थे प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल पूरे इंडिया में बढ़ने लगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स सबसे पहले बंगाल में, हमें पता है कि अगर हम बोले 1857, 1764, 1757 बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ सब। तो 1764 के बाद ब्रिटिशर्स का कंट्रोल इंडिया में लगातार बढ़ता चला गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स इंडिया के अदर पार्ट्स में भी फैले। तो 1840 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, ये बॉम्बे स्टार्ट करा ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे क्यों स्टार्ट करना पड़ा और ये प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल इधर हेल्पफुल क्यों नहीं था? क्योंकि इनिशियली ब्रिटिशर्स केवल बंगाल वाले एरिया में थे, ईस्ट इंडिया की तरफ थे, इसीलिए उसे ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहे थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के वेस्ट की तरफ भी पहुंच गई थी, साउथ की तरफ भी पहुंच गई थी, वहां से भी ट्रेड कर रही थी, बॉम्बे से भी ट्रेड कर रही थी, चेन्नई से भी ट्रेड कर रही थी। अब क्योंकि बंगाल इतनी दूर है और बॉम्बे प्रोविंस, उस समय बॉम्बे एक सिटी नहीं था, बॉम्बे पूरा प्रोविंस था। महाराष्ट्र पूरा बॉम्बे हुआ करता था, गुजरात भी पूरा बॉम्बे प्रोविंस में आता था। ठीक है, तो उस पूरे बॉम्बे प्रोविंस के थ्रू भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड स्टार्ट करा था और वहां भी उन्हें जरूरत थी ऐसे बैंक की जो उनका सारा का सारा कैश मैनेजमेंट, अकाउंटिंग वगैरह देख सके। तो फिर ब्रिटिशर्स ने उस बॉम्बे प्रोविंस के लिए एक अलग बैंक स्टार्ट करा, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे। फिर ब्रिटिशर्स धीरे धीरे साउथ इंडिया की तरफ भी पहुंचे और मद्रास प्रोविंस से उन्होंने उधर की तरफ से ट्रेड करना स्टार्ट करा। और मद्रास जो है अब आज की डेट में उसे बोलते हैं चेन्नई।
ठीक है, लेकिन मद्रास उस समय पूरा प्रोविंस था, एक सिटी नहीं था, ठीक है। जैसे हमें बाद में पता, जैसे हमने पहले देखा होगा कि मद्रास ज्यादातर लोगों को पता होगा कि सिटी है, तो मद्रास सिटी नहीं था, पूरा एक प्रोविंस था। तो जो तमिलनाडु है वो पूरा मद्रास हुआ करता था, कर्नाटका का बहुत बड़ा हिस्सा मद्रास हुआ करता था, केरला का भी कुछ पार्ट मद्रास हुआ करता था, ठीक है। तो वहां से ब्रिटिशर्स ट्रेड कर रहे थे, तो वहां के लिए ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1843 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास स्टार्ट करा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 प्रेसिडेंसी बैंक बेसिकली स्टार्ट करे, 1809 में, 1840 में, 1843 में। फिर 1843 के बाद हमें पता है कि 1857 में 1857 की क्रांति हुई, इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। और उसको ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाई ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटिश क्राउन जो है इंग्लैंड में, उन्होंने क्या करा, पावर ट्रांसफर कर ली। तो पावर बेसिकली ट्रांसफर होगी 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन को, क्योंकि इंग्लैंड में वहां की ब्रिटिश क्राउन को, वहां की सरकार को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अफेयर्स को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही है, तो फिर उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश क्राउन के पास पावर ट्रांसफर करवा ली। तो उससे पहले इंडिया के जितने भी अफेयर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी ही मैनेज कर रही थी, हेल्प कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट केवल, ठीक है। तो 1857 के बाद वो सारी पावर्स, इंडिया के अफेयर्स को मैनेज करने की पावर सीधे के डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के पास चलेगी, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। तो एक तो 1857 के 1857 की क्रांति के बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसमें पावर ट्रांसफर होगी ब्रिटिश क्राउन को। फिर 1861 में इंडियन करेंसी एक्ट आया, इंडियन करेंसी एक्ट। अब इंडियन करेंसी एक्ट से क्या हुआ, उससे पहले इंडिया में जो करेंसी नोट थे वो ये प्रेसिडेंसी बैंक प्रिंट कर रहे थे, और उससे पहले क्या करेंसी नोट थे इंडिया में कि नहीं, तो अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर किंगशिप थी, राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, तो वहां पर अलग अलग राजाओं के अपने अपने गोल्ड कॉइन्स होते थे, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, ब्रॉन्ज कॉइन्स चलते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर उन्होंने करेंसी नोट प्रिंट करना स्टार्ट करा, पेपर करेंसी मार्केट में आई, उसके बाद प्रेसिडेंसी बैंक का पेपर करेंसी मार्केट में सर्कुलेट होने लगी। इंडियन करेंसी एक्ट पास होने से क्या हुआ कि इनका जो करेंसी नोट प्रिंट करने की पावर्स थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली करेंसी नोट प्रिंट कर रही थी, तो इनकी करेंसी नोट को प्रिंट करने की पावर्स ट्रांसफर हो गई किसको, ब्रिटिश क्राउन को। और उसके बाद से 1861 के बाद से जो करेंसी नोट है वो प्रिंटिंग की पावर चली गई बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने उसके बाद से करेंसी नोट प्रिंट करना स्टार्ट करा 1861 के बाद, ठीक है। तो उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड के करेंसी नोट इंडिया में सर्कुलेट होने लगे 1861 के बाद। फिर धीरे धीरे ब्रिटिश क्राउन की पावर लगातार यहाँ पर इंडिया में बढ़ती चली गई, और ब्रिटिशर्स लगभग इंडिया के बहुत बड़े हिस्से में रूल करने लगे। और फिर 1921 में ये तीनों के तीनों जो प्रेसिडेंसी बैंक थे ये मर्ज हो गए, मर्ज्ड, क्योंकि 1921 तक, क्योंकि इंडिया के बहुत बड़े पार्ट में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि अलग अलग एरिया के लिए प्रेसिडेंसी बैंक की अब जरूरत नहीं है, तो तीनों को मर्ज कर दो। तो उन्होंने तीनों को मर्ज करके बनाया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो तीनों मर्ज होकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गए। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वो बन गया। उसके बाद 1935 की अगर हम बात करें, 1935 में क्या हुआ, 1935 में आरबीआई स्टैब्लिश हुआ अंडर आरबीआई एक्ट 1934। तो ब्रिटिशर्स ने एक आरबीआई एक्ट 1934 पास करा, और फिर आरबीआई स्टैब्लिश हो गया 1935 में। और ये आरबीआई बनाने की जो रिकमेंडेशंस थी, एक हिल्टन यंग कमीशन आया था 1926 में, वो उस कमीशन को हम बोलते हैं इंडियन करेंसी एंड रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। तो वो बेसिकली इंडियन करेंसी प्रिंट कौन करेगा, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड ही करेंसी नोट प्रिंट कर रहा था। तो उस कमीशन ने रिकमेंडेशंस दी थी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड से करेंसी नोट प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक आरबीआई होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि करेंसी नोट प्रिंट करेगा 1935 के बाद, ठीक है। तो आरबीआई स्टैब्लिश हुआ 1935 में, आरबीआई वाज established in 1935, ठीक है,
ना ऑन डेट भी लिख लेते हैं, ऑन 1 अप्रैल 1935 अंडर आरबीआई एक्ट 1934। ये ध्यान रखना है, आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर 1935 में आरबीआई स्टैब्लिश हुआ। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 1934 में स्टैब्लिश हुआ है 1935। एक्ट 1934 का था, लेकिन आरबीआई स्टैब्लिश हुआ है 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ये भी लिख लेते हैं, ये भी नोट डाउन आप कर लीजिए। हिल्टन यंग कमीशन ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन 1926। ये भी कई बार एग्जाम में आया है, डिफरेंट एग्जाम में। 1926 में एक हिल्टन यंग कमीशन था, उसकी रिकमेंडेशन थी, उसकी रिकमेंडेशंस में 1935 में आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 1949 में, अगर डेट लिखूं एग्जैक्टली तो 1 जनवरी 1949 आरबीआई नेशनलाइज बना, आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए हुआ क्या था, जब आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था, ब्रिटिशर्स ने आरबीआई स्टैब्लिश करा था, तो एज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करा था जो करेंसी नोट प्रिंट कर रहा था। लेकिन 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो पावर ट्रांसफर हो गई इंडियन अथॉरिटीज को। तो आरबीआई 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद एक प्राइवेट कंपनी रह गया। ठीक है, तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह था आरबीआई 1947 में। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी हो गया था, 1949 तक आरबीआई एज अ प्राइवेट कंपनी काम करता रहा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस प्राइवेट कंपनी आरबीआई को 1949 में गवर्नमेंट कंपनी बना दिया। नेशनलाइज करने का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके जो स्टेक्स थे वो अपने कंट्रोल में ले लिए। ठीक है, तो आरबीआई 1949 में नेशनलाइज हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़े 1955 की बात करें और आगे बढ़े 1955 में, तो 1955 में ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये 1955 में क्या बना, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 1955 में एसबीआई एक्ट पास हुआ और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। तो आपको ये जो भी हमने डिस्कस करा ये एसबीआई की हिस्ट्री थी। तो एसबीआई बेसिकली प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करते थे, फिर उनको मर्ज किया गया 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में एसबीआई बना। ठीक है, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री थी। तो एसबीआई को इसीलिए हम बोलते हैं प्योर पब्लिक सेक्टर बैंक। स्टार्ट किसने करा, ब्रिटिशर्स ने, और उस समय ब्रिटिशर्स ही हमारी गवर्नमेंट थे। ठीक है, तो प्योर पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारी गवर्नमेंट थे तो हम बोलेंगे गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा, गवर्नमेंट ही आज भी रन कर रही है, तो प्योर पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो ये सब हमने डिस्कस करा एसबीआई की हिस्ट्री। फिर अगर हम आगे की तरफ आए, आगे बढ़े, तो 1949, 59 और 60 7 एसोसिएट बैंक्स ऑफ एसबीआई। अब ये 7 एसोसिएट बैंक्स एसबीआई के कौन से थे, जैसे आपने सुना होगा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। तो ऐसे ऐसे करके 7 एसोसिएट बैंक थे। तो ये 7 एसोसिएट बैंक एसबीआई के एसोसिएट बैंक बने। अब ये आए कहाँ से, इनकी हिस्ट्री आपको थोड़ा सा समझनी होगी एसोसिएट बैंक की। तो बेसिकली एसोसिएट बैंक आए कहाँ से, इंडिपेंडेंस के टाइम पर आपको ये समझना होगा कि टोटल 552 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे राजा रजवाड़ा 1947 में इंडिपेंडेंस के टाइम पर। ये प्रिंसली स्टेट्स क्या थे, देखिए ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश क्राउन जो था इंडिया में कई जगह रूल कर रहा था, लेकिन इंडिया के अंदर ही बहुत छोटी छोटी रियासतें ऐसी थी जो इंडिपेंडेंट थी, जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स रूल नहीं कर रहे थे। तो बेसिकली वो इंडिपेंडेंट थे, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स को रॉयल्टी वगैरह भी पे करते थे, तो ब्रिटिशर्स उनके कई मामलों में इंटरफेयर नहीं करता था। जो आनाकानी करता था ब्रिटिशर्स उन्हीं को परेशान करते थे या अटैक करते थे।
तो 1947 में जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया तो उस समय ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है जहां जहां इंडिया में रूल कर रही थी वो सारी चीजें ट्रांसफर की गई, पावर ट्रांसफर की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, इंडियन अथॉरिटीज को। लेकिन जो राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, क्योंकि उनके ऊपर तो ब्रिटिशर्स रूल ही नहीं कर रहे थे, तो वो सारी चीजें तो इंडियन अथॉरिटीज को ट्रांसफर हुई नहीं। तो हुआ क्या कि 1947 में इंडिया के अंदर ही बहुत सारे राजा रजवाड़ा थे जो इंडिया का पार्ट थे ही नहीं। तो इंडिया के अंदर हम बोल सकते हैं 552 छोटी छोटी कंट्रीज थी जो कि इंडिपेंडेंट थी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स का भी उनके ऊपर कंट्रोल नहीं था। क्योंकि हमें तो जो इंडियन जो अथॉरिटीज थी, जो भी हमारी कैबिनेट थी, तो जो रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस ने ही इनिशियली रूल करा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। इंटरिम जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे उस समय, ठीक है। तो ये 552 प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट रह गए थे। अब टास्क था गवर्नमेंट के पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास, कि अब इन 552 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ मर्ज किया जाए। हालांकि ब्रिटिश अथॉरिटीज ने इन प्रिंसली स्टेट्स को चॉइस दी थी, आप इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हो तो इंडिया के साथ मर्ज हो जाओ, पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहते हो तो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाओ, और अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो तो इंडिपेंडेंट रहो। तो ये चॉइस थी। तो कुछ जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने चॉइस दी कि हम पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की टेरिटरी में थे। कुछ जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने बोला इंडियन अथॉरिटीज के साथ मर्ज होना चाह रहे हैं। कुछ को भारत सरकार ने कन्विंस करा। उस समय होम मिनिस्टर जो थे हमारे सरदार पटेल थे, और उन्होंने कन्विंस करा प्रिंसली स्टेट्स को। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स प्यार से मान गए, कन्विंस करने पर मान गए और इंडिया के साथ मर्ज हो गए। कुछ ने रेसिस्ट करा, प्रोटेस्ट करी, जो कि इंडियन अथॉरिटीज के साथ मर्ज होने को तैयार नहीं थे। जो तीन थे, जिन तीन में प्रॉब्लम हुई थी वो हमारी थी, एक तो जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। ये तीन प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। अब अगर हम बात करें इन प्रिंसली स्टेट्स की, तो हैदराबाद में भी उन्होंने प्रोटेस्ट करा, इंडिया के साथ मर्ज होना नहीं चाह रहे थे हैदराबाद के नवाब। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ से आर्मी भेजी और हैदराबाद को फोर्सफुली इंडिया के साथ मर्ज किया गया। तो हैदराबाद इंडिया के साथ मर्ज हो गया फोर्सफुली, फोर्स से, क्योंकि कन्विंस करने पर वो माने नहीं, ठीक है। अब इन दोनों जगह जूनागढ़ और कश्मीर में क्या प्रॉब्लम थी? जूनागढ़ और कश्मीर में सिचुएशन थोड़ा सा अपोजिट थी। जूनागढ़ में हिंदू पॉपुलेशन थी और किंग मुस्लिम था। कश्मीर में मुस्लिम पॉपुलेशन थी, किंग हिंदू था, ठीक है। तो जूनागढ़ में हिंदू पॉपुलेशन का किंग एक रूलर था, बाबी, वो रूलर था। कश्मीर में मुस्लिम पॉपुलेशन का जो किंग था वो राजा हरि सिंह थे, ठीक है। तो ये वहां पर दोनों जगह सिचुएशन उल्टी थी। अब क्योंकि रिलीजियस लाइन पे बंटवारा हुआ था, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। तो अब हुआ क्या, एक तो जूनागढ़ जो था, क्योंकि राजा मुस्लिम था बाबी, उनकी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अच्छी बनती थी, तो उन्होंने डिक्लेयर करा, जूनागढ़ जो एरिया है वो गुजरात में आता है, ठीक है। तो उन्होंने डिक्लेयर करा कि हम पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि राजा मुस्लिम था और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अच्छी बनती थी। लेकिन पब्लिक ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करा, क्योंकि रिलीजियस लाइन पे बंटवारा हुआ है, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। तो पब्लिक ने बोला हम तो हिंदू हैं, तो हम पाकिस्तान का पार्ट कैसे हुए? तो वहां पर भारत सरकार ने क्या कराया, रेफरेंडम कराया, आर्मी भेजी गई, रेफरेंडम कराया, लोगों से पूछा। अब रेफरेंडम कराया, लोग तो पहले ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम पाकिस्तान का पार्ट कैसे हो गए, हम तो हिंदू हैं। तो जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बन गया, ठीक है। अब बचा कश्मीर। कश्मीर में मुस्लिम पॉपुलेशन थी, राजा हिंदू था, राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह जो हिंदू राजा था, उनकी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ बनती नहीं थी। उनकी जो इंडिया के जो लीडर्स थे, जो हिंदू लीडर्स थे, अदर लीडर्स थे, उनके साथ ज़्यादा अच्छी बनती थी राजा हरि सिंह की, चाहे पंडित नेहरू हो, सरदार पटेल हो। तो इंक्लिनेशन इंडिया की तरफ ज़्यादा था, ठीक है। और कश्मीर में उन्होंने, राजा हरि सिंह ने सोचा था कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ना इंडिया का पार्ट ना पाकिस्तान का पार्ट, इसे जैसे स्विट्जरलैंड है टूरिज्म इकोनॉमी बनाएंगे और उसी तरीके से आगे चलेंगे। लेकिन पाकिस्तान की नज़र थी, पाकिस्तान को लगता था क्योंकि पॉपुलेशन मुस्लिम है, रिलीजियस लाइन पे बंटवारा हुआ है, तो मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो वो पाकिस्तान का पार्ट हुआ। तो पाकिस्तान को उम्मीद यही थी, लेकिन राजा हरि सिंह ने क्या करा, उन्होंने मना कर दिया।
फिर पाकिस्तान ने क्या करा, अटैक करा वहां पर। कश्मीर वॉर हुआ 1948 में और वहां पर विद्रोह करवाया पाकिस्तान की फोर्सेस ने, ठीक है। और फिर उसके बाद राजा हरि सिंह ने हेल्प मांगी इंडियन अथॉरिटीज से, और फिर उसके बाद इंडियन अथॉरिटीज ने हेल्प करी और ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन हुआ राजा हरि सिंह के साथ, और हमने क्या करा, राजा हरि सिंह को हेल्प करी, पाकिस्तान से बचाया, ठीक है। तो इस तरीके से कश्मीर इंडिया का पार्ट बना। तो उसके बाद से ही कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के बीच की प्रॉब्लम अभी तक बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ये मानता है मुस्लिम पॉपुलेशन है, रिलीजियस लाइन पे बंटवारा हुआ है 1947, तो वो पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक हिस्ट्री थी प्रिंसली स्टेट्स की। अब प्रिंसली स्टेट्स में ना राजाओं के भी अलग अलग बैंक हुआ करते थे। अब जैसे इंदौर है, बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट्स था, बीकानेर, जयपुर, ये सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। तो यहाँ भी राजाओं के अलग अलग बैंक हुआ करते थे। तो क्योंकि उस समय तक ये जो करेंसी नोट थे प्रेसिडेंसी बैंक के, वो सर्कुलेशन में थे। अब राजा लोग भी इतना ज्यादा ट्रांजैक्शंस कर रहे थे, तो उनके भी बैंक हुआ करते थे। अब जब ये सारे प्रिंसली स्टेट्स इंडियन अथॉरिटीज के कंट्रोल में आ गए, मतलब इंडिया का पार्ट बन गए, तो इनके बैंक भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आ गए। तो ये जो 7 एसोसिएट बैंक थे, ये 7 बड़े बड़े जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके बैंक थे, ठीक है। राजा रजवाड़ाओं के बैंक थे जो गवर्नमेंट बैंक बन चुके थे। अब उनको चलाएगा कौन, क्योंकि सरकारी बैंक के नाम पे उस समय केवल एक ही बैंक था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उन 7 एसोसिएट बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अब वो एसबीआई के एसोसिएट बैंक बन गए, एसबीआई में मर्ज नहीं हुए थे, बस एसबीआई ने उनको चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली राजा रजवाड़ों के जो बैंक हुआ करते थे प्रिंसली स्टेट्स के। तो ये उनकी हिस्ट्री थी जो हमने डिस्कस करा 7 एसोसिएट बैंक की। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया हमारा चल रहा था 1959-60 तक हमने डिस्कस करा था। 7 एसोसिएट बैंक हमने डिस्कस करा था एसबीआई के, 7 एसोसिएट बैंक्स ऑफ एसबीआई। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये बेसिकली प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे इंडिया में। तो प्रिंसली स्टेट्स में जो राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, उनके 7 जो बड़े बड़े बैंक थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आ गए। तो वो एसबीआई के साथ अटैच हो गए सारे के सारे, ठीक है। फिर 1969 में 14 प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ, बैंकिंग सेक्टर में ड्रास्टिक चेंज हुआ 1969 में। 14 प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। इसका मीनिंग क्या है कि प्राइवेट बैंक नेशनलाइज हुए। 1969 की जो सिचुएशन थी उस समय अगर हम समझें तो गवर्नमेंट बैंक के नाम पे एक बैंक था एसबीआई, और बाकी जो 7 एसोसिएट बैंक थे वो एसबीआई उन्हें गवर्न कर रहा था, उन्हें चला रहा था, ठीक है। उसके अलावा जितने भी बैंक थे सारे प्राइवेट बैंक थे। और 1969 तक प्राइवेट बैंक की मार्केट कैपिटल काफी बढ़ चुकी थी, और खासकर सिटीज में प्राइवेट बैंक का डेंसिफिकेशन काफी ज्यादा हो गया था, और वो काफी मार्केट को कंट्रोल कर रहे थे। और 1969 में हमें ये भी समझना है कि जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 से 56 का फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो किसके ऊपर बेस्ड था, एग्रीकल्चर, बेसिकली एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड था। फिर सेकंड 5 ईयर प्लान आया हमारा 1956 टू 61, ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्रीज पे ज्यादा जोर दिया। फिर थर्ड 5 ईयर प्लान आया, 5 ईयर प्लान 1961 टू 66। थर्ड 5 ईयर प्लान जो था ये किस हिसाब से बना था, इसमें एग्रीकल्चर के ऊपर भी हमें जोर देना था और इंडस्ट्रीज के ऊपर भी जोर देना था। लेकिन थर्ड 5 ईयर प्लान में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। उसके पीछे रीज़न था क्योंकि इस बीच 1962 में इंडिया चाइना वॉर भी हुआ था, और 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हुआ था। उसके अलावा 1966 में एक बहुत बड़ी फेमाइन भी आई थी इंडिया में। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो हमारे सारे जो रिसोर्सेज थे
जो कि 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए खर्च होने थे, वो सारे रिसोर्सेज डाइवर्ट हो गए नेशनल सिक्योरिटी में, क्योंकि 1962 का इंडिया चाइना वॉर हो गया था, 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, बाकी फेमाइन से लड़ने में रिसोर्सेज खर्च हो गए, तो 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हो पाए, तो 5 ईयर प्लान बेसिकली फेल हो गया था, थर्ड वाला। अब 1966 के बाद जब 5 ईयर प्लान बनाना था इससे आगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास फंड्स नहीं थे, क्योंकि कोई भी प्लान अगर आप बनाते हैं तो उसके लिए आपकी जेब में पैसा भी होना चाहिए। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाते हैं, घूमने जाना है, गोवा जाना है, कहीं भी जाना है, तो आपकी प्लान बनाने के साथ साथ आपके पास जेब में पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसा डालना है। तो 5 ईयर प्लान भी सेम ऐसे ही होते हैं, 5 ईयर प्लान बनाते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पैसा भी पंप करना होता है। तो अगला 5 ईयर प्लान बनाना था तो पैसा भी पंप करना था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसा था ही नहीं, क्योंकि उस समय 2 वॉर हुए थे, फेमाइन भी थी, तो जब पैसा था नहीं तो 5 ईयर प्लान बना ही नहीं चौथा। तो 1966 से 69 प्लान गैप हो गया, प्लान गैप, छोटे छोटे ईयरली प्लान बने और प्लान गैप हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसा नहीं था, हालत खराब थी इकोनॉमी की। अब जब फोर्थ 5 ईयर प्लान बना, अच्छा आपको यह भी समझना है कि उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे। देखिए 1947 से 1964 तक हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1964 से 1965 लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, और 1966 से 1977 तक इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। तो ये जो हमारा 5 ईयर प्लान था 1966 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, और उस समय प्लान गैप स्टार्ट हुआ, ठीक है। और क्योंकि पैसा था नहीं तो कोई 5 ईयर प्लान बना दी, लेकिन 1969 में जब 5 ईयर प्लान बनाया इंदिरा सरकार ने, तो अब प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसा भी चाहिए और साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर का कॉपरेशन भी चाहिए। लेकिन उस समय बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देखें तो सरकारी बैंक के नाम पे एसबीआई और 7 एसोसिएट बैंक थे, और बाकी सब प्राइवेट बैंक थे, तो उनकी मार्केट कैपिटल काफी बढ़ चुकी थी। तो इंदिरा गांधी ने क्या करा, 1969 में जब फोर्थ 5 ईयर प्लान आया 1969 से 74, तो उस समय क्या करा, 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज्ड करा, ताकि 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा सके। और ये जो प्राइवेट बैंक थे उनको सरकारी बना दिया, और फिर ये सरकारी बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फोर्थ 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एग्जीक्यूशन भाई बहुत बोल्ड स्टेप था जो इंदिरा गांधी ने लिया था 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज करने का। और ऑब्जेक्टिव क्या था बैंकिंग नेशनलाइजेशन से, इससे क्या फायदा होता, तो आपको यह भी समझना है ऑब्जेक्टिव्स क्या थे नेशनलाइजेशन के। 1969 में जो 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज करा, एक तो लोगों का कॉन्फिडेंस बैंकिंग इंडस्ट्री में इंक्रीज करना था। नंबर 1, टू इंक्रीज पब्लिक कॉन्फिडेंस इन बैंकिंग इंडस्ट्री, पब्लिक कॉन्फिडेंस इन बैंकिंग इंडस्ट्री, इन बैंकिंग इंडस्ट्री। क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर उस समय ज्यादा भरोसा करते थे, प्राइवेट कंपनीज के ऊपर कम। आज की डेट में भी अगर हम देखें तो आज भी हम देखते हैं गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर पब्लिक का थोड़ा ज्यादा भरोसा रहता है, प्राइवेट कंपनीज के ऊपर कम। जैसे बैंकिंग के कंटेक्स्ट में देखें, कुछ अलग अलग कंटेक्स्ट में अगर टेलीकॉम में देखें तो वहां पर आज की डेट में प्राइवेट कंपनीज के ऊपर ज्यादा भरोसा है, और गवर्नमेंट कंपनी बीएसएनएल के ऊपर कम भरोसा है। लेकिन हम आज की डेट में बैंकिंग में देखें तो 80% जो बिजनेस है बैंकिंग का वो गवर्नमेंट बैंक्स लेकर जाते हैं। 80% मार्केट का जो बिजनेस है बैंकिंग का, 20% बिजनेस ही केवल प्राइवेट बैंक्स लेकर जा रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या फॉरेन बैंक जो इंडियन सॉइल में काम कर रहे हैं। तो ज्यादातर जो बिजनेस है गवर्नमेंट बैंक्स लेकर जा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक का ज्यादा भरोसा गवर्नमेंट बैंक्स के ऊपर है। तो एक तो प्राइवेट बैंक को जब सरकारी किया गया तो उससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस उन बैंक्स की तरफ इंक्रीज हुआ, लोग बैंक के साथ जुड़ेंगे, अपना अकाउंट खोलेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। तो लोग, क्योंकि लोगों को सबसे पहला काम इकोनॉमी के साथ जोड़ने के लिए लोगों का बैंक में अकाउंट होना चाहिए, तो इससे क्या होगा, बैंक में लोगों का अकाउंट खुलेगा और फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। नंबर 2, रीजनल डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करना है, टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब है, अगर इंडिया में अगर हम देखें
इंडिया का ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट अगर हम देखें तो इंडिया के ईस्ट की तरफ हम देखें कि बिहार है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, झारखंड है, बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, अगर इंडिया के ईस्ट की तरफ देखें। और वेस्ट की तरफ देखें अगर हम बोलें कि भाई नॉर्थ में तो पंजाब है, वेस्ट में राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो इंडिया के ईस्ट और वेस्ट स्टेट्स को आप कंपेयर करोगे पर कैपिटा इनकम में, तो वेस्ट के स्टेट्स काफ़ी आगे हैं, ईस्ट के स्टेट्स काफ़ी पुअर कंडीशन में। तो बिहार, झारखंड, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, वहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ हो गया, गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया में आज की डेट में भी देखें, उस समय भी बहुत कंडीशन खराब थी, आज की डेट में भी देखें तो रीजनल इनइक्वालिटी है। वेस्ट के स्टेट्स काफ़ी आगे निकल चुके हैं डेवलपमेंट में ईस्ट से कंपेयर करते हुए, तो ईस्ट के स्टेट्स काफ़ी पीछे रह गए हैं रेस में। तो रीजनल इनइक्वालिटीज को भी रिड्यूस करना है तो बैंकिंग का रोल बहुत होता है इन चीज़ों में। बैंक क्योंकि लोन वगैरह प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट के लिए, तो रीजनल इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना है, तो इसलिए भी जरूरी था कि प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया जाए। ठीक है, उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट था नेशनलाइजेशन में कि क्रेडिट का फ्लो हो टू इंक्रीज क्रेडिट फ्लो इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में लोन की अवेलेबिलिटी बढ़े, रूरल एरिया में बैंक लोन दे। उसके अलावा चौथी प्रॉब्लम ये भी थी कि ये जो बैंक्स थे प्राइवेट बैंक, ये सिटी में कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा थे, रूरल एरिया में नहीं थे। तो सिटी में भी ये बैंक्स होने चाहिए, तो उसके लिए बैंकिंग सेक्टर का एक्सपेंशन जरूरी था। तो ऑब्जेक्टिव ये भी था एक्सपेंशन ऑफ banks in rural and suburban areas. रूरल एंड सब अर्बन एरियाज, इसका मतलब क्या है? रूरल एरिया तो आपको पता है कि जहां पर रूरल एरिया, सब अर्बन का मतलब है जो ट्रांजिशन की फेज में है, रूरल से अर्बन की तरफ जा रहा है। अर्बन मतलब सिटी, रूरल मतलब गांव, जो गांव से शहर की तरफ कन्वर्ट हो रहा है ट्रांजिशन की फेज में। मतलब काफ़ी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, अभी शहर बना नहीं है और गांव भी इतना ज़्यादा रहा नहीं हो। तो सब अर्बन एरियाज में भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ पहुंचानी है, रूरल एरिया में भी, कि रूरल एरिया में बैंक ही नहीं थे बेसिकली, तो रूरल एरिया में भी बैंक खुलने चाहिए, तो एक्सपेंशन करना था। उसके अलावा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, अब ये क्या है ये भी समझ लेते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कंपलसरी हुआ बैंक्स के लिए जब बैंक नेशनलाइज होते हैं, तो यहां पर लिख लेता हूं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। गवर्नमेंट बैंक्स के लिए जरूरी है कि 40% ऑफ देयर नेट क्रेडिट, इसका मतलब क्या है? बैंक जितना भी लोन दे रहे हैं उसका 40% लोन बैंक्स को प्रायोरिटी सेक्टर में देना कंपलसरी है। बैंक अगर 100 करोड़ लोन दे रहे हैं टोटल एक साल में, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 करोड़ लोन दिया है तो 100 करोड़ में से 40 करोड़ लोन, 40% 100 करोड़ का 40% 100 करोड़ का 40 करोड़ होगा, तो 40 करोड़ लोन जाना चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर में। प्रायोरिटी सेक्टर क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर भारत सरकार ने बोला एग्रीकल्चर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, और रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट है, बेसिकली रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। लोन्स टू वीकर सेक्शन भी है, एक्सपोर्ट असिस्टेंस भी है, एक्सपोर्ट असिस्टेंस भी है। तो ये सब प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर क्यों है? बेसिकली बैंक लोन कहाँ देगा? जहां पर बैंक को लगेगा कि रिस्क नहीं है, आप अपनी आप को बैंक की कंडीशन में रखो। आप अगर लोन देने का बिजनेस करते हो तो आप किसको लोन दोगे? जहां पर आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से पैसा वापस आने वाला है। आपके फ्रेंड्स भी आपसे उधार मांगते होंगे, तो आपको जहां पर शक होता होगा कि ये वापस नहीं देगा तो आप उसको लोन नहीं दोगे। तो बैंक भी सेम उसी कंडीशन में काम कर रहे होते हैं। बैंक भी ये देखता है कि सामने वाला वापस दे भी सकता है कि नहीं, क्योंकि सामने वाला डिफॉल्टर बनेगा तो बैंक को नुकसान हो जाएगा। तो बैंक क्या करेगा? रिपेइंग कैपेसिटी चेक करेगा, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा इंडिविजुअल की जो लोन ले रहे हैं। तो
बैंक जहां पर बैंक को रिस्क लगेगा वहां लोन देगा ही नहीं। तो कहां रिस्क लगेगा? अगर किसान बैंक से लोन लेने के लिए आता है तो बैंक को लगेगा ये तो किसान है बेचारा, बारिश हो गई या सूखा पड़ गया या ओले गिर गए तो फसल खराब हो गई, तो ये कहां से देगा बेचारा, ये तो गरीब है। तो बैंक अवॉइड करेगा किसानों को लोन देना। या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होता है, रूरल एरिया में छोटे मोटे बिजनेस करने हो, किसी को छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना हो, जैसे टोकरी बनाने का काम, खिलौने बनाने का काम, मोमबत्ती बनाने का काम, धूपबत्ती, अगरबत्ती, झाड़ू बनाना, माचिस बनाना, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस हैं, पापड़ बनाना, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस हैं जो रूरल एरिया में स्टार्ट किए जा सकते हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ। तो अब गांव के लोग अगर ऐसा छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैंक में जाएं लोन लेने के लिए, तो बेचारे गांव वाले वैसे ही गरीब हैं, तो बैंक वाले सोचेंगे इनको लोन देके कोई फायदा नहीं, इनके बस का बिजनेस है नहीं, तो बैंक उनको लोन भी नहीं देगा। तो रूरल एरिया की इकोनॉमी भी डेवलप नहीं हो पाएगी। ठीक है, ओवरऑल रूरल एरिया में जो भी लोन्स होंगे बैंक अवॉइड करेगा कि गरीब लोग हैं वापस नहीं कर पाएंगे। वीकर सेक्शन को भी लोन नहीं देगा, वापस नहीं कर पाएंगे। एक्सपोर्ट असिस्टेंस का मतलब वो वाली कंपनी जो एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व रहती हैं, और इंटरनेशनल बिजनेस बहुत वॉलेटाइल है, बहुत टफ है, तो इंटरनेशनल बिजनेस में जो भी इन्वॉल्व है बैंक उनको भी लोन देना अवॉइड करेगा कि बाई चांस फ्लक्चुएशंस हुआ, डॉलर रुपये एक्सचेंज रेट या इंटरनेशनल बिजनेस में लॉस हो गया तो फिर वो वापस नहीं कर पाएगा, तो बैंक उनको भी लोन देना अवॉइड करेगा। तो उससे रिजल्ट क्या आएगा ओवरऑल इकोनॉमी में? एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गिर जाएगा हमारा, क्योंकि बैंक तो लोन देगा नहीं उन्हें। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गिर जाएगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे, फूड ग्रेन इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, गेहूं, चावल, दालें सब चीज़ महंगी हो जाएंगी, क्योंकि किसानों को जब लोन नहीं मिलेगा तो वो प्रोडक्शन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रूरल एरिया की इकोनॉमी भी जनरेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि गांव के लोगों को तो लोन मिला ही नहीं बिजनेस करने के लिए, तो गांव के लोग सब सिटी की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे, रूरल एरिया खाली होंगे, सिटी बढ़ता जाएगा और हमारा पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज है उनको भी लोन नहीं मिलेगा, तो वो भी इंटरनेशनल बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर भी डाउन हो जाएगा। तो ऐसे सेक्टर बहुत सेंसिटिव सेक्टर हैं, इन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है। ये गवर्नमेंट्स को फील होता है, इकोनॉमिस्ट्स को फील होता है, तो इसलिए ऐसे सेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपल्सरी करा है गवर्नमेंट बैंक्स को जितना भी लोन दिया है 40% लोन यहां देना कंपलसरी है, उसमें से भी 18% एग्रीकल्चर में देना कंपलसरी है। ठीक है, और यही चीज अगर हम बात करें तो बैंक्स को 100 करोड़ में से 40 करोड़ लोन यहां पर 18% एग्रीकल्चर में देना कंपलसरी है, बैंक अवॉइड नहीं कर सकता। यही चीज 32% है ऑफ द नेट क्रेडिट फॉर किसके लिए? प्राइवेट बैंक के लिए, प्राइवेट बैंक्स। और यही चीज 75% है फॉर आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, आरआरबीज के लिए, या फॉर हमारा जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनके लिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे स्मॉल फाइनेंस क्या है। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट्स पूरे नहीं कर पाते, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल 40% का टारगेट पूरा नहीं कर पाए बैंक, 37% ही लोन दे पाए, तो जो रिमेनिंग 3% है वो ट्रांसफर हो जाता है जो नाबार्ड है उसका एक फंड है RIDF में, तो RIDF में ट्रांसफर हो जाता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिए, एनी शॉर्टफॉल इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग goes to RIDF, regulated by NABARD, NABARD क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, RBI की सब्सिडियरी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। RIDF क्या है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो बेसिकली नाबार्ड फिर इस पैसे को रूरल एरिया के डेवलपमेंट में ही खर्च करेगा। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें अगर हम बात करें, आगे बढ़े, 1969 में 14 प्राइवेट बैंक नेशनलाइज हुए, फिर 1975 में RRB स्टैब्लिश हुए, रीजनल रूरल बैंक्स RRBs वर स्टैब्लिश 1970। उस समय पूरी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी। 1975 से 77 हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी। इंदिरा गांधी ने जून में इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी।
ठीक है, क्योंकि एक केस था जो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट वर्डिक्ट आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें डिक्लेयर हुआ था कि इंदिरा गांधी फ्रॉड तरीके से इलेक्शन जीती हैं 1975 में। उसके बाद से बवाल चल रहा था, पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रही थी और एंटी कांग्रेस वेव थी, भ्रष्ट इंदिरा गांधी इस्तीफा दो, ऐसे कैंपेन चल रही थी। तो इंदिरा गांधी को लगा चीजें हाथ से निकल चुकी हैं, तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी और जो भी अपोजिशन के लीडर्स थे सबको जेल में डाला, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे सबको जेल में डाला। 2 साल तक इमरजेंसी लगी रही। उसी ड्यूरेशन में रीजनल रूरल बैंक, रूरल एरिया को डेडिकेटेड करते हुए ये बैंक स्टैब्लिश हुए थे। उत्तराखंड में एक आरआरबी है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। यूपी में सबसे ज्यादा आरआरबी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 1975 में स्टैब्लिश हुए थे आरआरबी। फिर 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई, तो इमरजेंसी खत्म होने के बाद इलेक्शंस में और इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई और कांग्रेस पार्टी कई जगह से इलेक्शन हारी। इंदिरा गांधी के खिलाफ राजनारायण खड़े हुए थे जो इलेक्शन जीते थे। उससे पहले राजनारायण और इंदिरा गांधी के बीच का ही केस था, जिसमें राजनारायण ने आरोप लगाया था 1971 के जनरल इलेक्शन में कि इंदिरा गांधी ने फ्रॉड तरीके से इलेक्शन जीता है। तो उसमें राजनारायण इलेक्शन जीत गए थे, उनके फेवर में इलाहाबाद हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया था। वही राजनारायण दोबारा खड़े हुए थे जो जीत गए थे इलेक्शन, ठीक है। तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, तो 2-2.5 साल जो सरकार रही, खिचड़ी सरकार रही, उस समय सरकार गिर गई। फिर चौधरी चरण सिंह आए, मोरारजी देसाई बने थे 1977 से 79, फिर 79 से 80, मतलब 6 महीने अराउंड चौधरी चरण सिंह रहे, फिर वो भी सरकार गिर गई। फिर इंदिरा गांधी दोबारा से पावर में आ गई 1980 में, और इंदिरा गांधी ने आने के बाद 6 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज करा। 6 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज ठीक है। तो 14 और 6 टोटल कितने हो गए? 20, ठीक है, टोटल हो गए 20 नेशनलाइज बैंक। फिर उसके बाद 1993 में हमारे पास एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया था इन 20 में से। न्यू बैंक ऑफ इंडिया वो पीएनबी के साथ मर्ज हो गया क्योंकि वो लॉस में चल रहा था। न्यू बैंक ऑफ इंडिया वाज मर्ज्ड विद पीएनबी, तो टोटल कितने रह गए? टोटल रह गए 19, 20 से ना 19 रह गए, तो टोटल 19 रह गए, ठीक है। फिर 2004 में आईडीबीआई नेशनलाइज हुआ, आईडीबीआई वाज नेशनलाइज। आईडीबीआई वाज नेशनलाइज, तो टोटल कितने हो गए वापस? 20, टोटल हो गए वापस 20। आईडीबीआई नेशनलाइज हुआ, ठीक है। फिर 2008 में आईडीबीआई इंडस्ट्रीज को लोन देने के लिए बना था, फिर ये नॉर्मल बैंकिंग में उतरा, इसकी मार्केट कैपिटल बढ़ी, तो फिर इसे नेशनलाइज किया गया। 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र क्या था? एसोसिएट बैंक था एसबीआई का। 7 एसोसिएट बैंक हमने डिस्कस करे थे, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स वाले बैंक। तो उनमें से एक, 7 में से एक, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र वाज मर्ज्ड विद एसबीआई, एसबीआई के साथ मर्ज हो गया, ठीक है। फिर 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, एक और एसोसिएट बैंक, मर्ज विद एसबीआई, ठीक है। तो वो 5 एसोसिएट बैंक रह गए। नेशनलाइज बैंक टोटल जो हमारे थे वो हमारे 20 ही थे। फिर अगर हम इससे आगे बात करें 2013 में हमारा हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया चल रहा था, जिसमें हमने डिस्कस करा था लास्ट में कि 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर was merged with SBI, ये हमने डिस्कस करा था। फिर 2010 के बाद बैंकिंग सेक्टर में एक नया बैंक अनाउंस हुआ, उस बैंक का नाम था भारतीय महिला बैंक, जिसे हम BMB बोल सकते हैं। भारतीय महिला बैंक वॉज स्टैब्लिश्ड। तो 2013 में एक नया बैंक अनाउंस हुआ, भारतीय महिला बैंक, ठीक है। और फिर 1 अप्रैल 2017 को ये जो भारतीय महिला बैंक है
अनाउंस किया गया कि भारतीय महिला बैंक अब एसबीआई में मर्ज हो गया। तो भारतीय महिला बैंक 2017 में केवल 4 साल तक रहा और 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज हो गया। और इसके साथ हमने डिस्कस करा था कि 7 एसोसिएट बैंक थे एसबीआई के, 7 में से 2 एसोसिएट बैंक, एक तो 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र एसबीआई में मर्ज हुआ, एक 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर एसबीआई में मर्ज हुआ। तो 7 में से 2 एसोसिएट बैंक तो ऑलरेडी एसबीआई में मर्ज हो चुके थे 2017 तक, रिमेनिंग 5 एसोसिएट बैंक थे वो भी एसबीआई में मर्ज हो गए। तो एक तो भारतीय महिला बैंक बीएमबी एंड 5 एसोसिएट्स banks of SBI were merged with SBI। तो ये 6 बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गए विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। अब समझना ये है कि केवल 4 साल के लिए भारतीय महिला बैंक क्यों बना। पहले समझ लेते हैं भारतीय महिला बैंक का स्ट्रक्चर क्या था। भारतीय महिला बैंक में जितने भी एम्प्लॉयज होंगे सारी विमेन एम्प्लॉयज होंगी। जो प्रमोशन चैनल होगा केवल विमेन होंगे, मतलब चेयरमैन वगैरह बोर्ड में सब विमेन होंगी। तो ऑल विमेन स्टाफ एक तरीके से हम ये कह सकते हैं भारतीय महिला बैंक में। लेकिन जो कस्टमर होंगे मैन और विमेन दोनों होंगे। कस्टमर तो मैन और विमेन कोई भी हो सकता है, लेकिन स्टाफ जो है ऑल विमेन स्टाफ होगा भारतीय महिला बैंक में। ये भारतीय महिला बैंक 2017 में क्यों मर्ज करना पड़ा, क्योंकि बहुत जबरदस्त लॉसेस में चल रहा था। जैसा एक्सपेक्ट करा था उस हिसाब से इसने काम नहीं करा। और उसके पीछे रीजन क्या है ये आपने शायद समझा होगा या पहले कभी, या आपको पता होगा कि भारतीय महिला बैंक बहुत ज़्यादा लॉसेस में चल रहा था, फिर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया। और उसके पीछे रीजन ये था कि इसका नाम गलत था, भारतीय महिला बैंक। बैंक में महिला वर्ड था, उस वजह से ये बैंक चल नहीं पाया। क्यों नाम में ये महिला वर्ड गलत था, क्योंकि बेसिकली ये जो बैंक था ये अपने स्टाफ के अकॉर्डिंगली बना हुआ था, जबकि कस्टमर ओरिएंटेड बैंक के नाम होने चाहिए। अब हुआ क्या, नाम की वजह से एक मैसेज जा रहा था कि यहाँ पर भारतीय महिला बैंक में कस्टमर्स केवल विमेन होने वाली है। तो एक मैसेज क्योंकि जा रहा था कि कस्टमर्स विमेन होंगी, जबकि कस्टमर्स तो मैन और विमेन दोनों थे। बस ये ऑल विमेन बैंक था, ऑल विमेन स्टाफ था इसमें। तो इसमें केवल विमेन जो कस्टमर्स थे वो ही आ रही थी, वो भी बहुत कम आ रही थी। मेन जो हैं भारतीय महिला बैंक की तरफ नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो ज़्यादातर ब्रांचेस बहुत भयंकर लॉसेस में थी, कस्टमर्स बहुत कम थे। ठीक है, तो इस वजह से लॉसेस की वजह से इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया। तो भारतीय महिला बैंक का जैसे ही बोर्ड उतरा, अब बदले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बोर्ड लगाया गया। तो उसके बाद से कस्टमर्स की भीड़ हो गई। तो वो कहते हैं ना नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। भारतीय महिला स्टाफ सब कुछ वही है, एक पर्टिकुलर ब्रांच का। भारतीय महिला बैंक में जो विमेन स्टाफ थी, स्टाफ वही है, वह बोर्ड निकाला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगाया, भीड़ हो गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक वैसे भी एक बड़ा ब्रांड है। तो भारतीय महिला बैंक जो था नाम के हिसाब से वो चल नहीं पाया। लेकिन फिर जब बैंक स्टैब्लिश हुआ तो ये बैंक आया क्यों, इतने सारे बैंक ऑलरेडी हैं हमारे इकोनॉमी में, तो भारतीय महिला बैंक की ज़रूरत क्या भी। बेसिकली 2014 में जनरल इलेक्शन थे, लोकसभा के इलेक्शन। तो अब इलेक्शंस जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी उस समय रूल कर रही थी, यूपीए की सरकार थी। तो उनका टारगेट था कि विमेन वोट बैंक, आधा देश तो विमेन ही है, तो विमेन एम्पावरमेंट की ज़्यादा बात करेंगे। विमेन एम्पावरमेंट की बात करके क्या पता हमें विमेन वोट्स काफ़ी मिल जाएं। तो 1000 करोड़ मार्केट कैपिटल के साथ कांग्रेस सरकार ने या यूपीए सरकार ने अनाउंस किया था भारतीय महिला बैंक 1000 करोड़ मार्केट कैपिटल के साथ। तो लेकिन 2014 में हालांकि यूपीए की सरकार को या कांग्रेस सरकार को विमेन का वोट भी नहीं मिला, इलेक्शन भी हार गए। और भारतीय महिला बैंक उनका जो एक स्ट्रैटेजी थी वो फेल साबित हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉसेस में चला। और फिर बाद में मोदी सरकार ने, क्योंकि लॉसेस में चल रहा था, तो उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया। ठीक है, तो ये एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री थी। पॉलिटिकल रीजंस भी कह सकते हैं हम कि पॉलिटिकल रीजंस थे। ये मैसेज देना चाह रहे थे कांग्रेस पार्टी की सरकार 2014 में कि हम विमेन एम्पावरमेंट की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भारतीय महिला बैंक 2017 में मर्ज हुआ। उसके बाद फिर 1 अप्रैल 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा
बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हुए देना बैंक एंड विजया बैंक, देना बैंक एंड विजया बैंक। ये दोनों, इन दोनों का मर्जर अनाउंसमेंट करा सरकार ने। सरकार मर्जर्स क्यों कर रही है? क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे बैंक्स हैं लॉसेस में चल रहे हैं, ठीक है। एनपीए की बहुत प्रॉब्लम है। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैड लोन जिसे हम बोलते हैं। तो बैड लोन्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे कस्टमर्स हैं लोन लेने के बाद डिफॉल्ट करके। तो छोटे बैंक्स जो हैं वो रिकवरी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार का प्लान ये है कि बजाय छोटे छोटे वीक बैंक्स रखने के सिस्टम में बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग बैंक रखें तो वो ज़्यादा बेटर है, वो रिकवरी बेटर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे छोटे छोटे बैंक जहाँ एनपीए की प्रॉब्लम्स हैं, लॉसेज में चल रहे हैं, उनको बड़े बैंक्स में मर्ज कर रहे हैं ताकि उनका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा ठीक हो पाए, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड, प्रॉफिट की वाली डायरेक्शन में काम कर सकें, ठीक है। इसलिए 1 अप्रैल 2019 में देना बैंक एंड विजया बैंक का अनाउंसमेंट हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गए। उसके बाद फिर 1 अप्रैल 2020 में, हालांकि अनाउंसमेंट पहले हो गया था और विद इफेक्ट फ्रॉम ऑफिशियल ऑर्डर आया 1 अप्रैल 2020 से। एक तो पीएनबी में मर्ज हुआ ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो पीएनबी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हुए। इनके साथ साथ और भी मर्जर्स अनाउंस हुए थे जो कि 1 अप्रैल 2020 से अप्लाई हुए। तो एक केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया, सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया। उसके अलावा यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक मर्ज हुआ। उसके अलावा इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक मर्ज हुआ। ठीक है। उसके अलावा हमें ये भी समझना है कि जनवरी 2019 में आईडीबीआई जो बैंक था, स्टार्ट करके लिख लेते हैं। आईडीबीआई बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक था, गवर्नमेंट बैंक था। जनवरी 2019 में आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को रिक्लासिफाई करा एज अ प्राइवेट बैंक। क्यों रिक्लासिफाई करा एज अ प्राइवेट बैंक? क्योंकि एलआईसी के पास, एलआईसी ने 50% से ज़्यादा स्टेक्स जो खरीद लिए थे आईडीबीआई बैंक के। गवर्नमेंट, किसी भी बैंक को गवर्नमेंट बैंक क्यों बोलते हैं? जब क्योंकि गवर्नमेंट के पास 50% से ज़्यादा शेयर्स होते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के। तो जिसके पास भी 50% से ज़्यादा शेयर्स होंगे वो ओनर होगा, वो मालिक होगा, ठीक है। तो जहाँ भी, जिस भी कंपनी में गवर्नमेंट के 50% से ज़्यादा शेयर होंगे वो गवर्नमेंट कंपनी होगी, अदरवाइज वो प्राइवेट कंपनी होगी, ठीक है। तो ऐसी आईडीबीआई में 50% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के थे तो वो गवर्नमेंट बैंक था, पब्लिक सेक्टर बैंक था। लेकिन अब 50% से ज़्यादा शेयर आईडीबीआई में एलआईसी के हैं। हालांकि एलआईसी गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट के डायरेक्ट शेयर नहीं है, ठीक है, आईडीबीआई में। तो एलआईसी ने एक्वायर करे 50% से ज़्यादा शेयर आईडीबीआई में, तो उसके बाद आरबीआई ने उसे क्लासिफाई करा एज अ प्राइवेट बैंक, ठीक है। तो ऐसा लिखते हैं, इन जनवरी 2019 आरबीआई reclassified IDBI as a private bank. IDBI as a private bank after LIC acquired more than 50% stake इन आईडीबीआई, ठीक है। अब अगर हम समझें कि टोटल कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, तो हमने डिस्कस करा था कि 1969 में 14 जो हैं वो हमारे बैंक नेशनलाइज हुए थे। उसके बाद 1980 में 6, फिर उसके बाद 20 हो गए थे। फिर 1993 में एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हुआ था पीएनबी में, तो फिर 19 रह गए उसके बाद, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 19 भारतीय महिला बैंक को तो गिनेंगे नहीं, ठीक है, और एसोसिएट बैंक को भी गिनते नहीं है क्योंकि वो लास्ट में फिर एसबीआई में ही मर्ज हो गया, ठीक है। एसबीआई एक अलग बैंक है,
ठीक है, IDBI आया, फिर उसके बाद वो दोबारा प्राइवेट हो गया, तो उनको हम गिन नहीं रहे हैं। तो SBI तो है, बाकी ये 19 के अलावा अब हम देखते हैं कि ये 19 थे, तो उनमें से ये 2 माइनस होंगे, देना बैंक और विजया बैंक, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गए। उसके अलावा एक ये 2 ये माइनस हो जाएंगे, OBC, एक ये माइनस हो जाएंगे, और एक ये माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास टोटल कितने रह गए? तो हमारे पास टोटल हो गए 19। अच्छा, ये यहाँ पर यूनियन बैंक, इसके साथ एक और बैंक है कॉरपोरेशन बैंक, ये रह गया हमारा कॉरपोरेशन बैंक। ठीक है, यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक, तो दो माइनस हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 8 माइनस हो गए, टोटल हो गए, ये रह गए 11। तो 11 और 1, तो टोटल पब्लिक सेक्टर हम बोल सकते हैं 12 हैं इस समय। तो इस समय टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए 12, टोटल 12, SBI और 11 नेशनलाइज्ड बैंक। अब SBI नेशनलाइज्ड बैंक्स में क्या फर्क है? नेशनलाइज्ड बैंक इनिशियली प्राइवेट बैंक्स थे जिन्हें नेशनलाइजेशन एक्ट से नेशनलाइज किया गया। तो बेसिकली प्राइवेट बैंक है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा एज अ प्राइवेट बैंक स्टार्ट हुआ था, इलाहाबाद बैंक एज अ प्राइवेट बैंक स्टार्ट हुआ था, बाद में नेशनलाइजेशन एक्ट से सरकारी बैंक। SBI स्टार्ट ही एज अ गवर्नमेंट बैंक बना है, हालांकि ब्रिटिशर्स हमारी गवर्नमेंट थे तो उन्होंने ही स्टार्ट करा था। तो SBI को हम प्योर पब्लिक सेक्टर बैंक बोल सकते हैं, लेकिन ये प्योर पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है। हालांकि पब्लिक सेक्टर सारे हैं, लेकिन प्योर पब्लिक सेक्टर SBI है। सरकार ने स्टार्ट करा, सरकार चला रही है। ये प्राइवेट लोगों ने स्टार्ट करा, नेशनलाइजेशन एक्ट से सरकारी बैंक बने हैं। तो टोटल इस समय 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है इस समय की सिचुएशन। उसके अलावा टाइप्स ऑफ बैंक्स की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ बैंक्स, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ बैंक में एक तो होता है सेंट्रल बैंक, जो कि इंडिया में RBI है। यहाँ पर सेंट्रल बैंक का मतलब है जो कि पूरे सिस्टम को रेगुलेट करेगा, बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करेगा। तो RBI एज अ सेंट्रल बैंक है जो बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर। तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। उसके अलावा कैटेगराइज करें तो हम एक कैटेगरी बोलते हैं कमर्शियल बैंक। ये सारी टर्म्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत कॉमनली यूज होती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा हम टर्म यूज करते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक हम किन बैंक्स को बोलते हैं? कमर्शियल बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन बैंक, जो भी इंडियन सॉइल में काम करते हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक अभी हमने डिस्कस करा कि टोटल हो गए 12। पब्लिक सेक्टर बैंक की पूरी हमने हिस्ट्री डिस्कस करी। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अगर हम बोलें तो हमारे पास ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, कोटक महिंद्रा, यस बैंक है। और जो 2015 में 2 बैंक्स को लाइसेंस दिया गया, एक तो बंधन बैंक प्राइवेट सेक्टर में, बंधन बैंक को लाइसेंस दिया गया। ये कोलकाता बेस्ड बैंक था, कोलकाता बेस्ड। उसके अलावा IDFC बैंक, ये मुंबई बेस्ड बैंक है, ये मुंबई बेस्ड बैंक है। तो 2015 में RBI ने 2 प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंस दिया। मिनिमम पेड अप कैपिटल RBI ने रखी है कि 500 करोड़ एटलीस्ट होना चाहिए पेड अप कैपिटल। तो ये 2 बैंक को लाइसेंस दिया गया 2015 में। IDFC बैंक जो है एक कैपिटल फर्स्ट NBFC है, कैपिटल फर्स्ट NBFC है। तो कैपिटल फर्स्ट के साथ IDFC बैंक मर्ज हुआ, तो IDFC का जो नया नाम है वो IDFC फर्स्ट हो गया है, IDFC फर्स्ट। इन दोनों का मर्जर हुआ, दोनों मर्ज हो गए, इनका रिजल्ट निकला IDFC फर्स्ट बैंक। तो कैपिटल फर्स्ट का फर्स्ट IDFC के साथ ऐड हो गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक्स में फर्क क्या है? प्राइवेट बैंक्स जो हमने लिखे इन सबके ओनर इंडियंस हैं, तो इसलिए हम इन्हें प्राइवेट बैंक्स बोल रहे हैं। ठीक है, फॉरेन बैंक्स नहीं बोल रहे। फॉरेन बैंक्स की अगर मैं एग्जांपल लूं तो हमारे पास HSBC हो गया,
हांगकांग का बैंक है। उसके अलावा रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड हो गया, RBS, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। उसके अलावा स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, ब्रिटिश बैंक है। उसके अलावा सिटी बैंक है, US का बैंक, ठीक है। उसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका है, बैंक ऑफ अमेरिका। तो ये फॉरेन बैंक्स हैं, मतलब ये ओनर क्या है, फॉरेनर्स हैं। प्राइवेट बैंक में ओनर्स इंडियंस हैं, ठीक है, प्राइवेट बैंक्स हैं। तो ये सब कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आते हैं। प्रॉफिट लॉस इनका ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा कैटेगरी अगर हम बोले कमर्शियल बैंक के अलावा, डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स हमारे पास होते हैं जैसे नाबार्ड, सिडबी, NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, एक्सिम बैंक। ये हमारे डेवलपमेंट बैंक हैं, ये RBI की सब्सिडियरी भी हैं। तो ये बेसिकली डेवलपमेंट बैंक, इनमें फ़र्क क्या है, ये तो प्रॉफिट ओरिएंटेड रहते हैं कमर्शियल बैंक। डेवलपमेंट बैंक में हम अपना अकाउंट ही नहीं खोल सकते, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं खुलता है। ये बेसिकली डेवलपमेंट ही इनका ऑब्जेक्टिव होता है। डेवलपमेंट में सरकार इनके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करती है, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये काम करते हैं। नाबार्ड एपेक्स बैंक है, रूरल एरिया के डेवलपमेंट की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाबार्ड की होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या करता है, रूरल एरिया में क्रेडिट का फ्लो हो इन पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के थ्रू रूरल एरिया में स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए, जैसे टोकरी बनाने का, खिलौने बनाने का काम स्टार्ट करना है, तो बैंक से 50,000 1 लाख तक का लोन मिल जाए। तो ये सारे बैंक रिपोर्ट करते हैं नाबार्ड को, सिडबी को। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी करते हैं सिडबी को रिपोर्ट करते हैं। रूरल एरिया से जो रिलेटेड जो भी एक्टिविटी करते हैं नाबार्ड को करते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक, होम लोन से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेट करता है, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, जो एक्सपोर्टर इंपोर्ट करने वाली कंपनीज को लोन देता है। तो ये सब डेवलपमेंट बैंक है। यहाँ पर हम अपना अकाउंट नहीं खोल सकते, हमें चेकबुक या ATM वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, ये डेवलपमेंट बैंक है। उसके अलावा RRB, रीजनल रूरल बैंक्स, ये अलग लॉ से बने हैं, 1975 में स्टैब्लिश हुए थे। ये हमने डिस्कस भी करा था हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग में। इमरजेंसी के टाइम में स्टैब्लिश हुए थे, रूरल एरिया की इकोनॉमी को जनरेट करने के लिए, रूरल एरिया के लोगों को बैंकिंग सेक्टर के साथ जोड़ने के लिए। उसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक नो प्रॉफिट नो लॉस की प्रिंसिपल में काम करते हैं, और इसीलिए इन्हें ना कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। हालांकि RRB को भी रखा जा सकता है कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक को नहीं रखा जा सकता। नो प्रॉफिट नो लॉस के ऑब्जेक्टिव में काम करते हैं। और ये कोऑपरेटिव बैंक अलग अलग स्टेट के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसमें रजिस्टर्ड होते हैं। तो रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट, रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट। अलग अलग स्टेट के कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हिमाचल का अलग होगा, पंजाब का होगा, राजस्थान का अलग होगा, अलग अलग स्टेट के कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में। इनमें ड्यूअल गवर्नेंस होता है स्टेट गवर्नमेंट्स का और RBI का, ठीक है। जैसे ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, SBI है, तो इसमें ड्यूअल गवर्नेंस होता है RBI का, सेंटर गवर्नमेंट का, स्टेट का कोई लेना देना होता नहीं है SBI। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में स्टेट का इंटरफेरेंस बहुत होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बोलें, हमारे पास होता है पेमेंट बैंक्स। 2015 में, इन 2015 11 पेमेंट बैंक्स were given licenses 11 पेमेंट बैंक को लाइसेंसेस मिले। और पेमेंट बैंक जैसे हमें पता है पेटीएम, एयरटेल मनी, ठीक है, इंडिया पोस्ट जो गवर्नमेंट पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट, एक ही पब्लिक सेक्टर पेमेंट बैंक है इंडिया पोस्ट, ठीक है। तो ये पेमेंट बैंक्स हैं। पेमेंट बैंक्स में हम मैक्सिमम 1 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हैं। पेमेंट बैंक वॉलेट से डिफरेंट है, गूगल पे से डिफरेंट है, ठीक है। गूगल पे में हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, गूगल पे में डिपॉजिट नहीं करते, लेकिन पेटीएम में पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं 1 लाख तक, उसमें इंटरेस्ट भी देगा। तो पेटीएम का वॉलेट भी है और बैंक भी है, एयरटेल मनी का वॉलेट भी है और बैंक भी है,
गूगल पे का केवल ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है, वो यूपीआई को यूज करता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को ट्रांजैक्शंस के लिए। हमारा बहुत एडवांस पेमेंट इंटरफेस है जो कि एनपीसीआई ने बनाया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आपको डिफरेंस समझना है वॉलेट में और पेमेंट बैंक्स में। या मैक्सिमम 1 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हैं, पेमेंट बैंक्स लोन नहीं दे सकते, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी नहीं होगी, डेबिट कार्ड जरूर इशू कर सकते हैं, मतलब पेटीएम का एटीएम कार्ड हमें मिल सकता है, एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं पेटीएम के, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकते। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन 2015 चाहे इनमें से 3 ने पेमेंट बैंक का लाइसेंस सरेंडर भी कर दिया था, ठीक है। तो 8 हैं, वो भी अभी सारे के सारे फंक्शनल नहीं है। इन 2015 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक वर गिवन लाइसेंसेस, बैंक्स वर गिवन लाइसेंसेस। ये सेम वैसे ही होंगे जैसे कमर्शियल बैंक होते हैं, उसी तरीके के होते हैं। ये 500 करोड़ मार्केट कैपिटल है, पेड अप कैपिटल, इनकी पेड अप कैपिटल कम है 100 करोड़। 100 करोड़ पेड अप कैपिटल के साथ ये स्टार्ट हुए हैं, और इनमें रिस्ट्रिक्शंस हैं। इनके 50% से ज़्यादा, 50% एटलीस्ट जो लोन होगा वो 25 लाख से ज़्यादा का नहीं हो सकता, ठीक है। 75% इसमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हमने डिस्कस करा था लास्ट सेशन में। यहाँ पर 75% का नहीं होता, यहाँ 40% का होता है। और 50% लोन्स जो है इनका एटलीस्ट 25 लाख वैल्यू का होना चाहिए। तो रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये बेसिकली अनबैंक्ड एरिया में बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए आरबीआई ने इनको लाइसेंस दिया है। तो ये जो एरियाज ट्रांजिशन के फेज में, रूरल से अर्बन या रूरल एरिया, अर्बन एरिया में भी हालांकि कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, जैसे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, या उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये कुछ पॉपुलर नाम हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं, लोकल नाम है ज़्यादातर। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो ये हमने कैटेगराइज करा टाइप्स ऑफ बैंक। तो इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है, तब क्योंकि एग्जाम में ये टर्म्स कई बार यूज होती हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं।